हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे दुनिया भूमंडलीकृत हुई है, उसका इतिहास भी हम यहाँ पर जानेंगे। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विचारों का आदान प्रदान होना। यही वास्तव में भूमंडलीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय लोग जो हैं वो पाश्चात्य शैली के बने कपड़े पहनते हैं, चाइनीज फूड को लाइक करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में आविष्कारित जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी विदेशों के लोगों की बात करें तो विदेशी लोग जो हैं भारतीय कल्चर से प्रभावित भी हुए हैं। कई लोगों ने जो है सनातन परंपरा को फॉलो भी किया है। कई लोग जो है भारतीय जो भोजन है उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, ये विचारों का आदान प्रदान जो देख रहे हैं, ये वास्तव में भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। यहाँ पर हम आधुनिक युग से पहले कैसे दुनिया भूमंडलीकृत हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की जो वैश्विक आवाजाही है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री जो थे, ये ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या फिर उत्पीड़न या फिर यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए ये दूर दूर की यात्राएं करते रहे हैं। जब इन लोगों ने यात्राएं की हैं, लंबी लंबी यात्राएं की हैं, तो इन यात्राओं पर जाने से इसके कई सारे लाभ भी हुए हैं। यानी ये लोग जब गए हैं तो अपने साथ अपने ज्ञान को, शिक्षा को, कौशल को, तकनीक को, नए नए आविष्कारों को या फिर अपना जो कल्चर है, कल्चर को अपने साथ लेकर गए हैं। कई बार जाने अनजाने में ये अपने साथ रोगाणु या फिर बीमारियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए हैं। भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में भी विदेशी व्यापार के प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता समुद्री व्यापार के माध्यम से ये पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल बंदरगाह था, और लोथल बंदरगाह के माध्यम से हमारा समुद्री व्यापार पश्चिमी एशिया के देशों के साथ होता था। देखिए, 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र के में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ हैं, प्राचीन काल में कौड़ियाँ जो हैं ये पैसे या फिर मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होती थी। तो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियाँ हैं ये चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात इंगित करती हैं कि प्राचीन काल में भी लोग यहाँ से चीन और पूर्वी अफ्रीका तक व्यापार करते थे, वहाँ तक आते जाते थे। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी जो है ये 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि बीमारी कैसे फैली। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है उससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत के लोगों की बात करें तो आप लोग, जैसा कि आप लोग अगर अपने आम जीवन में देखते होंगे, तो हम लोग भारतीय लोग जो हैं हम हैंडपंप का भी पानी पी लेते हैं, कुएं का भी पानी पी लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर नदी या तालाब का भी पानी पी सकते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचा लेता है, हमें दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर किसी यूरोपी की बात करें, किसी अमेरिकन इंसान की बात करें, तो उसके लिए ये सब कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा हाइजीन का एलर्जी, यानी हाइजीन के चक्कर में उन्हें एलर्जी रहती है कि हमें हाइजीन वाला पानी चाहिए, हाइजीन वाला पानी नहीं मिलेगा तो हमारा लीवर खराब हो जाएगा, हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो ढंग से नहीं करेगी। तो वो लोग मिनरल वाटर की तरफ भागते हैं। ऐसी प्राचीन समय में किसी एक स्थान पर रहने वाले लोग जो थे, उनके अंदर किसी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई थी, और जब वो लोग कहीं दूसरे स्थान पर गए हैं तो जाने अनजाने में उस रोग को अपने साथ वो लेकर गए हैं। तो ऐसे में वो तो अपने साथ जो रोग लेकर आए उससे लड़ सकते थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो अन्य लोग थे उस रोग से लड़ने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसे करके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महामारियां फैली हैं। तो यहाँ पर जो बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं, इनका इतिहास हम 7वीं सदी तक ढूंढ सकते हैं, और 13वीं सदी के बाद ये कॉमन बात हो गई। 13वीं सदी के बाद इनका विस्तार बहुत तीव्रता से हुआ है। देखिए, अब हम यहाँ पर रेशम मार्ग या सिल्क रूट के बारे में जानेंगे, जो कि प्राचीन दुनिया में व्यापार का प्रमुख मार्ग था। इस मार्ग से चीनी रेशम, यानी जिसको सिल्क कहा जाता है, इसको पश्चिम की ओर भेजा जाता था। आप लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन जो रेशम मार्ग है, एक तो इसमें स्थलीय रेशम मार्ग आप देख पा रहे हैं और एक समुद्री रेशम मार्ग है। तो दोनों ही मार्गों से यहाँ पर ये रेशम वाला व्यापार होता था।
जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। और ये मार्ग जो हैं ईसा पूर्व के समय से लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे, यानी ईसा पूर्व के समय से ये अस्तित्व में आ गए थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक ये बने रहे हैं। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी का मतलब जो चीनी बर्तन है, चीनी पॉटरी जाती थी। और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। यानी भले ही ये रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग का इस्तेमाल चाइनीज अपना रेशम भेजने के लिए करते थे, लेकिन हमारे भारतीयों ने या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के जो लोग हैं उन्होंने भी इस रेशम मार्ग का इस्तेमाल किया, उसका फ़ायदा उठाया। यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग जो हैं इस रेशम मार्ग के माध्यम से कपड़े और मसाले जो हैं दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। ठीक है, ये लोग इस साइड से तो रेशम है, चीनी पॉटरी है, कपड़े मसाले ले जाते थे। और इधर पश्चिम साइड से यानी यूरोपीय देशों की साइड से ये लोग क्या करते थे, वापसी में सोने चांदी जैसी जो कीमती धातुएं हैं ये यूरोप से लेकर एशिया में फिर ये पहुंचते थे। रेशम मार्ग का फ़ायदा सिर्फ व्यापारियों ने ही नहीं उठाया, बल्कि इसका इस्तेमाल धर्म प्रचारकों ने भी किया। तो शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी और कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक वो भी इसी रास्ते से होते हुए दुनिया भर में फैले हैं। इनसे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में जो उपजा हुआ बौद्ध धर्म था वो भी सिल्क रूट की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला था। अब देखिए यहाँ पर है भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। ये कैसे स्पैगेटी और आलू दुनिया के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर कैसे पहुंचे हैं, तो यहाँ पर उसकी यात्रा यहाँ बताई गई है। देखिए स्पैगेटी नूडल्स का ही एक रूप है। तो नूडल्स जैसा कि आप जानते हैं, जैसे नूडल्स आप जानते होंगे, जो आप चाउमीन देखते हैं वो नूडल्स है। वास्तव में चाउमीन एक नूडल्स है ना, जिसको हम चाउमीन चाउमीन कह के बड़े चाव से खाते हैं, वो चाउमीन जो है नूडल्स है। ऐसी मैगी जो है वो नूडल्स है। तो ये सब जो है चीन के पारंपरिक भोजन रहे हैं। तो नूडल्स जो हैं चीन से पश्चिम में पहुंचे हैं और वहाँ उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ है। या संभव है कि पास्ता जो है अरब के यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली जो है इटली का एक वर्तमान में टापू है, इटली का एक द्वीप है, वहाँ पर पहले पहुँचा था और वहीं पर इस नूडल से स्पैगेटी का जन्म हुआ। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ जो थे ये लगभग 500 साल पहले भारतीयों के पास नहीं थे। यानी कहने का मतलब ये है कि आज से करीब 500-600 साल पहले हम लोग इन सब खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सभी खाद्य पदार्थ जो हैं जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की खोज हो गई है, यानी अमेरिका महाद्वीप की जब खोज हो गई है, तो यूरोपीय व्यापारी अपने साथ इनके पौधे ले आए हैं और उन्होंने भारत में इनका विस्तार किया है। तो ऐसे करके इन फसलों से हमारे भारतीय लोग भी अवगत हुए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे हैं जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। देखिए यहाँ पर एक कहानी और बताई गई है कि यूरोप के लोगों में आलू का कितना ज़्यादा क्रेज था। यूरोप के लोगों में आलू की इतनी ज़्यादा भरमार हो गई थी कि यूरोप के कुछ देश जो थे वो आलू पर ही निर्भर हो गए थे। यहाँ पे आयरलैंड की कहानी बताई गई है। आयरलैंड का हाल ये था कि आयरलैंड के लोगों ने अपना जो पारंपरिक भोजन है उसको छोड़कर केवल आलू उगाने पर ही फोकस किया था और आलू पर ही वो डिपेंड हो गए थे, क्योंकि आलू सस्ता था और आलू जो है हर कोई अफोर्ड कर सकता था। गरीब भी उसे खा रहे थे और अमीर भी उसे खा रहे थे। तो आयरलैंड में एक बार क्या हुआ, 1840 के मध्य में यहाँ पर एक महामारी फैली, एक बीमारी फैली और बीमारी फैलने की वजह से जो आलू की फसल थी ये खराब हो गई। अब चूंकि वहाँ की जनता पूरी तरह से आलू पर निर्भर हो चुकी थी, तो ऐसे में वहाँ पर लाखों की संख्या में जो किसान या काश्तकार थे वो आलू के फसल के खत्म होने के चलते लाखों की संख्या में मौत के मुंह में चले गए। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई कैसे लोग एक भोजन पर डिपेंड होने के चलते कैसे लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। अब है विजय, बीमारी और व्यापार। देखिए 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। आपको पता होगा कि वास्को डी गामा जो है पहली बार भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचा है और वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर एशिया तक के समुद्री मार्ग की खोज की है। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से कई साल पहले यूरोप का एक और यात्री था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो भी भारत की यात्रा पर निकला था। चूँकि उस समय पाल वाले जहाज हुआ करते थे। पाल वाले जहाज का मतलब है ऐसे जहाज जो कि हवा की सहायता से चलते थे। तो पाल वाले जहाज हुआ करते थे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज समुद्र में पहुंचा है उस समय हवा का रुख बदल गया है। तो हवा का रुख बदलने की वजह से उसका जहाज पूरब की ओर मुड़ने के बजाय ये पश्चिम की ओर मुड़ गया है और पश्चिम की ओर चलते चलते हुए अमेरिका महाद्वीप के द्वीप समूह पर पहुंचा है। तो अमेरिका महाद्वीप के द्वीप समूह पर जब वो पहुंचा है तो उसे लगा है कि ये भारत आ गया है।
वास्तव में वहाँ के लोगों का रंग रूप तो भारत जैसा था, लेकिन वो भारत नहीं था, ये बात उसे समझ में आ गई। तो बाद में उसने उसका नामकरण वेस्ट इंडीज कर दिया, क्योंकि वो भारत जैसा दिखता था। क्योंकि उसे पूरब में जाना था लेकिन पश्चिम में पहुंच गया, इसी वजह से उसका नामकरण वेस्ट इंडीज कर दिया। और जो महाद्वीप खोजा गया उसका नाम बाद में अमेरिका पड़ा। यूरोपियों ने जो भी ये समुद्री रास्ते खोजे थे, इन समुद्री रास्तों के खोजने से कई सदियों पहले से जो भारतीय महाद्वीप के साथ लगा हुआ हिंद महासागर है, इसमें समुद्री व्यापार फल फूल रहा था। और हिंद महासागर में होने वाला जो समुद्री व्यापार था, उसका मेन पॉइंट या नोड पॉइंट भारतीय उपमहाद्वीप था। अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो देखिए, अमेरिका महाद्वीप अपनी खोज से पहले लाखों सालों तक ये दुनिया के संपर्क में नहीं था। यानी दुनिया को पता ही नहीं था कि दुनिया में या विश्व के मानचित्र में अमेरिका भी है, ऐसा पता ही नहीं था। पहली बार जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पहुँचा है तो दुनिया को उसके बारे में जानकारी लगी है कि कोई ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर विशाल भूमि संसाधन है, यहाँ पर बेहिसाब फसलें हैं, बहुत सारी खनिज संपदा है। तो यूरोप के जो लोग थे, ये सब सुन के बहुत ज़्यादा अमेरिका के प्रति लालायित हुए हैं। और यूरोप के विभिन्न देशों ने ये प्रयास किया है कैसे भी करके अमेरिका पे हम पहुँचें, सबसे पहले हम अमेरिका पे चढ़ाई करें और वहाँ के संसाधनों को हम दोहित करना स्टार्ट कर दें। जो आज का पेरू और मैक्सिको है, तो पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली जो कीमती धातुएं हैं, खासतौर से चांदी, तो चांदी ने यूरोप की जो संपदा है इसको बढ़ाया है और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले इसके व्यापार को गति प्रदान की है। देखिए, यूरोप के लोगों के मन में कुछ कुछ किंवदंतियाँ, कुछ कुछ मिथक अमेरिका को लेकर थे, खास करके दक्षिण अमेरिका को लेकर, क्योंकि दक्षिण अमेरिका खनिज संसाधनों का धनी था। तो दक्षिण अमेरिका में चांदी भी थी, सोना भी था। तो दक्षिण अमेरिका के जो मूल जनजातियों वाले लोग थे, उन्होंने एक कहानी प्रचारित की। उस कहानी में ये था कि यहाँ पर एक सोने का शहर है। तो वो अफवाह इतनी ज़्यादा फैली कि यूरोप में लगभग हर नागरिक को पता था कि दक्षिण अमेरिका में एक एल डोराडो नाम का स्थान है जो कि एक सोने का शहर है। तो कई यूरोपीय अन्वेषकों ने अमेरिका की यात्रा की, दक्षिण अमेरिका की यात्रा की है ताकि उन्हें वो शहर मिल सके, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई शहर था ही नहीं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि 16वीं सदी के मध्य तक जो पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाएं हैं, इन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, जब पुर्तगाली और स्पेनिश यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने अपने हथियारों के दम पर, अपने सैन्यबल के दम पर यहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ना स्टार्ट कर दिया है। पुर्तगाली और स्पेनिश जो लोग आए हैं, इनका हथियार, इनके साथ आए हुए आधुनिक हथियार नहीं थे, बल्कि चेचक जैसे कीटाणु भी थे। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार जो थे वो चेचक जैसे कीटाणु थे, जो कि स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाखों सालों तक अमेरिका जो दुनिया से अलग थलग रहा था, तो अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली जो बीमारियां थी, इनसे बचने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो जब यहाँ पर ये यूरोपीय लोग पहुंचे हैं, इनके साथ ये बीमारियां भी पहुंची हैं, तो इन बीमारियों ने यहाँ पर प्रकोप मचाया है। बहुत बड़ी महामारी यहाँ पर आ गई है और लाखों की संख्या में यहाँ के जो मूल निवासी थे वो मारे गए हैं। तो चेचक ने जो है यहाँ के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला है और इस तरह से जो स्पेनिश और पुर्तगाली जो घुसपैठिए हैं, इनकी जीत का रास्ता आसान होता चला गया है। यानी इनको बहुत ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ा है, यहाँ के लोग अपने आप ही मरते चले गए हैं। अब देखिए, जब यूरोप वाले लोगों ने अमेरिका महाद्वीप पर अपना नियंत्रण करना स्थापित कर दिया है, तो ऐसे में अब तक जो एशिया महाद्वीप के जो दो देश थे, एक तो भारत था और दूसरा था चाइना। तो एशिया महाद्वीप के ये जो दो देश थे जो कि अब तक धन संपदा में, व्यापार में काफ़ी धनी रहे थे, अब इनकी कीर्ति खत्म होने लगी है, क्योंकि व्यापार का जो केंद्र था वो यूरोप के हाथों में अब चला गया है। क्योंकि यूरोप के पास अब अमेरिका के संसाधन भी हैं और यूरोप वाले व्यापार में भी अब निपुण हो गए हैं। इसके अलावा यूरोप के लोगों की एक बात और बताएं। यूरोप के लोगों में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोप बहुत ज़्यादा धनी नहीं था। यूरोप में भी अकाल, भुखमरी, गरीबी, ये सब बोलबाला था। यानी यहाँ के शहरों में भी भाई साहब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था। जो यहाँ के जो धार्मिक असंतुष्ट लोग थे, इनको कड़ा दंड दिया जाता था। तो कई यूरोपीय लोग जो थे, इन सब से बचने के लिए अमेरिका महाद्वीप भागकर चले गए हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें बेहतर जीवन मिल सके। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत जो हैं, ये दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। तो जब अमेरिका महाद्वीप पर यूरोपियों का नियंत्रण स्थापित हो गया है, तो ऐसे करके विश्व व्यापार का जो केंद्र है अब यूरोप के हाथ में पहुँच गया है। 18वीं सदी में घटना यहाँ पर और घटित हुई है। आप लोग जब जानते हैं कि यहाँ पर जब यूरोप वालों ने अफ्रीकी महाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है, तो अफ्रीका के लोगों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया है और इन्हें अमेरिका में काम करने के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में लगा दिया गया है। आगे है 19वीं शताब्दी। देखिए, 19वीं शताब्दी में यहाँ पर 1815 से लेकर 1914 के कालखंड के बारे में यहाँ बात की गई है। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी थी। नए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने दुनिया भर के समाजों को बदल कर रख दिया था। देखिए, ये वही दौर है जिस समय
औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का उदय होने की वजह से समाज में एक नए वर्ग का उदय होता है, यानी मजदूर वर्ग का उदय होता है। एक तरफ मजदूर वर्ग है, दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय उद्योग धंधों का उदय हुआ है, तो लोग गांव से निकलकर अब शहरों की ओर उन्मुख होने लगे हैं। तो ऐसे में शहरों में आबादी बढ़ने लगी है। तो इस दौर में अर्थशास्त्री वगैरह जो हैं वो भी अब समय का आकलन करने लगे हैं कि इस दौर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस दौर में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। सबसे पहले है व्यापार प्रभाव। देखिए, 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं का व्यापार प्रभाव होता था, यानी खास करके जो गेहूं है, कपड़ा है, इनका व्यापार प्रभाव था। सेकंड है श्रम प्रभाव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सदियों से जो किसानों को शोषण किया जा रहा था, किसानों के ऊपर भारी भरकम लगान लगाए जा रहे थे, उसकी वजह से जो कृषि व्यवस्था थी वो चौपट हो चुकी थी। और जब औद्योगिक क्रांति हुई है तो किसानों को अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से निकलकर अगर हम फैक्ट्री में मजदूरी कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ हमें लगान तो नहीं देना होगा। तो ऐसे में लोग रोजगार की तलाश में गाँव से निकलकर अब शहरों की ओर जाने लगे थे। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है तो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होने लगे हैं। तो ऐसे में पूंजी का प्रभाव भी हुआ है, लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये तीनों तरह के जो प्रवाह हैं, यानी व्यापार प्रवाह, श्रम और पूंजी, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ये लोगों के जीवन को प्रभावित भी कर रहे थे। अब है यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, औद्योगिक क्रांति की जो स्टार्टिंग हुई है वो ब्रिटेन से हुई है और ब्रिटेन से निकलकर औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में फैली है। तो हमें यहाँ पर ब्रिटेन की स्थिति जानने की जरूरत है कि उस समय ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की जो आबादी थी ये तेजी से बढ़ने लगी थी। जब किसी देश की आबादी तेजी से बढ़ेगी तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी, और भोजन की मांग बढ़ने का मतलब ये है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनकी कीमतें भी बढ़ने लगेंगी, कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि यहाँ पे आबादी बढ़ रही थी, भोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, अन्य देशों से खाद्यान्न को आयात करना स्टार्ट कर दिया। अब अन्य देशों से खाद्यान्न जो आयात कर रहे थे वो कम लागत पर आयात कर रहे थे, जबकि यहाँ के जो भूस्वामी और किसान थे जो फसल उगा रहे थे उसकी लागत आयात किए हुए खाद्यान्न की तुलना में ज़्यादा थी। ऐसे में यहाँ के स्थानीय जो उत्पादक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया है कि बड़े जो भूस्वामी हैं इनके दबाव में आकर सरकार ने कॉर्न लॉ का मतलब मक्का कानून 1815 में बनाया है, और इस तरह से मक्का के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब देखिए, मक्का के आयात पर पाबंदी तो लगा दी है, अब पाबंदी लगाने का नतीजा ये हुआ है कि जो स्थानीय मक्का उत्पादक हैं उनकी मक्का की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें एकदम से ऊंची उठ गई हैं। इससे जो है शहरी बासिंदे हैं या उद्योगपति हैं, इन सब पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। इन्होंने विद्रोह किया है, हल्ला मचाया है, और इन सब के दबाव में आकर सरकार ने जो कॉर्न लॉ है इसको निरस्त कर दिया है, और इसके बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का फिर से आयात होने लगा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आयातित जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। तो इस वजह से यहाँ के जो किसान हैं, जब ये कॉर्न लॉ निरस्त हो गया है, बाहर से खाद्यान्न को आयात करने लगे हैं, तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी है, और फिर से यहाँ के विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई है, क्योंकि बाहर से जो खाद्यान्न आयात कर रहे हैं उसकी लागत कम है। तो लोग ऑब्वियसली बाहर से आया हुआ खाद्यान्न खरीदेंगे, यहाँ के स्थानीय खाद्यान्न को नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में यहाँ के किसान जो है वो कंगाल हो गए हैं, किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा होने से गांव के गांव उजड़ जाते हैं, तो लोग गांव से उजड़कर लोग या तो शहरों में या फिर दूसरे देशों में जाने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19वीं सदी में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी हुई है। तो 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की जो औद्योगिक प्रगति है ये काफ़ी तेज रही है। इससे लोगों की आय में वृद्धि हुई है, और जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब व्यक्ति जब वो नौकरी करने लगता है, जैसे आप में से ही जो स्टूडेंट हैं, जब इनकी जॉब लग जाएगी तो जॉब लगने के बाद जो आपके सपने हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, घर में ये आइटम होने चाहिए, तो आप वो सब काम कर पाएंगे। यानी लोगों की जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पर जब औद्योगिक प्रगति हुई है, लोगों के हाथ में पैसा आया है, लोगों के अंदर लगने लगा है कि भाई हमारे पास अब पैसा है, अब हमें अपने जो ऐसो आराम है उन पर खर्च करना चाहिए। तो ऐसे में लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी हैं। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी थी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ब्रिटेन के जो स्थानीय उत्पादक थे वो तो खेती कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में स्थानीय उत्पादक जो उत्पादन कर रहे हैं उसकी लागत ज़्यादा आ रही है। ऐसे में ब्रिटेन वाले अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। तो आयात के लिए जो अन्य देश हैं, जैसे कि पूर्वी यूरोप के हिस्से हैं, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे जो हिस्से हैं, यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है ताकि ब्रिटेन का पेट भरा जा सके। खेती से जुड़े सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे जो वित्तीय केंद्र हैं यहाँ से पूंजी आने लगी, क्योंकि खेती का विस्तार करने के लिए, मशीनी उपकरण लगाने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। तो ऐसे में जो लंदन के लोग हैं, लंदन के वित्तीय केंद्र हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो भूस्वामी हैं अन्य देशों में, जैसे अमेरिका के भूस्वामी हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के भूस्वामी हैं, उनको पैसा दिया है, लोन दिया है ताकि वो खेती में विस्तार करें और अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करें।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा है, यानी श्रम का प्रभाव होने लगा है। क्योंकि इन देशों में क्या था, इन देशों में आधुनिक पद्धति से खेती करने वाले लोगों की संख्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मूल निवासी थे। तो ऐसे में जैसा कि आपने जानते ही हैं, यूरोप के लोग ले जाए गए हैं, भारत इत्यादि देशों से जो गिरमिट मजदूर वगैरह हैं वो ले जाए गए हैं, जहाँ जहाँ पर इनके उपनिवेश थे वहाँ पर ले जाए गए हैं। उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए हैं। और बसने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर बेहतर जीवन है, यहाँ पर उत्पादकता भी अच्छी खासी है, इस वजह से यहाँ पर लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों को भी एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाने के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे देश के अंदरूनी हिस्से में खाद्य पदार्थ का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ से बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए रेलवे लाइन की जरूरत पड़ेगी। बंदरगाह का विकास करना होगा क्योंकि बंदरगाह के जरिए खाद्यान्न जो है जहाज़ों पर लादा जाएगा और वहाँ से ब्रिटेन पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हुई, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था और पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था। और इन जहाज़ों पर काम करने वाले लोग कौन थे? इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के जो मजदूर हैं इनसे बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था, यानी एक तरह से यहाँ पर इन मजदूरों का शोषण हो रहा था। अब देखिए ऐसा ही प्रयास जो है सरकार ने पंजाब में भी किया है। हालांकि पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया है लेकिन छोटे पैमाने पर किया है। तो पंजाब में भी जो ब्रिटिश भारतीय सरकार ने इसने अर्ध रेगिस्तानी जो पड़ती ज़मीनें हैं इनको उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पे नहरों का जाल बिछा दिया है ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती यहाँ पर की जा सके। और यहाँ पर नहरों का जो जाल बिछाया है उस नहरों के जाल के आसपास इन्होंने नहरी बस्ती की स्थापना भी की है जिसको कैनाल कॉलोनी कहा गया है। 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों का था, यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों का था और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1820 से लेकर 1914 के बीच में जो भी विश्व व्यापार हो रहा था उसमें 60% हिस्सा केवल प्राथमिक उत्पादों का था। प्राथमिक उत्पादों में क्या क्या था? एक तो गेहूं था, कपास था और कोयला था, क्योंकि कोयला उस समय की सबसे बड़ी शक्ति था। कोयले के दम पर ही भाप के इंजन चल रहे थे जिससे उद्योग धंधों का विकास हो रहा था, उद्योग धंधों में ताकत बन रही थी। तो इस वजह से इन 3 चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। एक तो खाद्यान्न की थी, गेहूं की थी, कपास की थी और कोयले की थी। अब देखिए इस दौर में तकनीक की भूमिका क्या रही है। इस दौर में नए नए आविष्कार हुए हैं और तकनीक ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। यानी ये तो आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज विकसित होंगे, जिन समाजों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी, वहाँ पर आविष्कार भी होंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है तकनीकी विकास ने कैसे व्यापार की भूमिका को मोड़ दिया। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी 1870 के दशक तक स्थिति ये थी कि अमेरिकी देश से, अमेरिका से यूरोप के लिए मांस निर्यात नहीं होता था। उस समय क्या होता था, जिंदा जानवर जहाज़ों में भरकर भेजे जाते थे। तो जिंदा जानवर जब जहाज़ों में भरकर भेजे जाते थे तो लंबी यात्रा की वजह से कई जानवर बीमार पड़ जाते थे, कई जानवर जो होते थे वो सड़ जाते थे, उनकी मौत हो जाती थी, कई में बीमारी लग जाती थी। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता था, उनमें से बहुत सारा लॉस हो जाता था। कई जानवर ऐसे भी बचते थे जो जिनका मांस खाने योग्य नहीं रह जाता था। इस वजह से जो जानवर वहाँ भेजे जाते थे उनके मांस की कीमत यूरोप में बहुत ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि गरीब लोग भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जब बाद के समय में रेफ्रिजरेशन तकनीक का आविष्कार हुआ है, यानी कि जो कूलिंग तकनीक का आविष्कार हुआ है और पानी के जहाज़ों में कूलिंग तकनीक लगा दी गई है, उसके बाद फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड से अब जानवरों के बजाय उनका मांस यूरोप को भेजा जाने लगा है। तो इसकी वजह से न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया है बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए हैं और अब वहाँ पर हर तबके के लोग मांस को खरीद सकते हैं। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं यूरोप के देशों ने ये प्रयास किया है कि दुनिया के अधिक से अधिक हिस्सों में जाकर अपना नियंत्रण स्थापित करें ताकि वहाँ के संसाधनों का दोहन करके वो अपने मूल देश को स्ट्रांग बनाएं। तो यहाँ पर जब व्यापार बढ़ने लगा है, बाजार तेजी से फैलने लगे हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप दुनिया के जो बहुत सारे भाग हैं यहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका के साधन भी छिनने लगे हैं। छिनने का रीजन ये था क्योंकि ये हिस्से जो थे ये यूरोप वालों के उपनिवेश थे। तो कहीं ना कहीं जब व्यापार बढ़ रहा था, जो बाजार तेजी से बढ़ रहे थे, उनके बढ़ने के पीछे एक फैक्टर ये भी था कि जो जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे, इन उपनिवेशों में लोगों का शोषण किया जा रहा था। उस शोषण के दम पर ही बाजार और व्यापार बढ़ रहा था। यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोपियों ने विजय प्राप्त करने के लिए, किसी क्षेत्र को हथियाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए हैं, वहाँ के लोगों का तरह तरह से शोषण किया है।
इस वजह से औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया है। यानी ये जो सब प्रक्रिया रही है उपनिवेशीकरण की, तो ऐसे करके जो उपनिवेशी समाज है वो भी वर्ल्ड की इकोनॉमी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन उपनिवेशों ने ही विश्व अर्थव्यवस्था को बनाने में अहम योगदान दिया है। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई है, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। देखिए, अफ्रीका पर बहुत समय तक किसी भी देश का नियंत्रण नहीं रहा था। फिर लोगों की नज़र अफ्रीका पे पड़ी है कि अफ्रीका एक बड़ा सा महाद्वीप है, यहाँ पर ढेर सारे संसाधन हैं। तो यूरोप वालों ने आपस में बैठ के एक मीटिंग की है बर्लिन में 1885 में, और मीटिंग में क्या किया है, यहाँ पर जो अफ्रीका का नक्शा है, इस नक्शे पर ही तय कर लिया है कि भाई ये हिस्सा हमारा रहेगा, ये हिस्सा ये हिस्सा ब्रिटेन वालों का है, ये हिस्सा फ्रांस वालों का रहेगा। इस तरह से इन्होंने आपस में ही बंदरबांट कर लिया है। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले जो विदेशी क्षेत्रफल हैं, इनमें भारी वृद्धि कर ली थी। देखिए, अब अमेरिका भी एक ताकत बनकर उभर कर सामने आया है। पहले अमेरिका जो है स्पेन और पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है, लेकिन जो लोग यूरोप से निकलकर अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अमेरिका को ही अपना देश मान लिया है और अमेरिका की एक देश के रूप में स्थापना कर दी है। तो अमेरिका भी एक ताकत बन के उभरने लगा है। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने जो स्पेनिश कब्जे वाले उपनिवेश थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो ऐसे करके 1890 के दशक तक अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत बन गया है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक इमेज दिया गया है। ये इमेज जो है सर हेनरी स्टैनली का है, जो कि एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक एक मिशनरी की खोज करने के लिए यहाँ पे भेजा था। यानी ये अफ्रीका में आए थे, खोजकर्ता के रूप में यहाँ पर आए थे। अब है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1885 में यूरोपीय देशों की बर्लिन में एक बैठक होती है, और इस बैठक में अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर इसको ये लोग आपस में बांट लेते हैं। अफ्रीका पर यूरोपीय देशों की पैनी नज़र थी। इसके पीछे कई सारे कारण थे। क्योंकि प्राचीन काल से ही अफ्रीका जो है भू संसाधन में धनी था, यहाँ पर विशाल भूक्षेत्र मौजूद थे और यहाँ पर खनिज भंडारों की प्रचुरता थी। तो इन सभी चीज़ों ने यूरोपियों को अफ्रीका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लालायित किया। अफ्रीका के समाज की बात करें तो यहाँ का समाज जनजाति या फिर आदिवासी समाज था, और सदियों तक अफ्रीकियों की जो ज़िंदगी थी और कामकाज, ये यहाँ की ज़मीन और पालतू पशुओं के सारे चलते आ रहे थे। यहाँ के समाज में पैसे पर या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। यानी यहाँ के लोग अपनी जो आजीविका है वो पशुओं के सहारे और ज़मीन के सहारे चलाते थे। यहाँ पर कोई रोजगार के साधन के रूप में पैसे या वेतन पर काम करने की परंपरा नहीं रही थी। तो यहाँ पर जब यूरोपीय लोग आए हैं, यूरोपियों ने यहाँ पर बागानी खेती करना चाहा है, खदानों को दोहन करना चाहा है, तो दिक्कत इनके सामने ये थी कि यहाँ पर पैसे पर काम करने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई रिवाज ही नहीं थी, परंपरा ही नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अफ्रीकियों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए, भारी भरकम लगान लगा दिए हैं, और इन टैक्स का भुगतान जो है बागानों या खादानों में काम करके ही किया जा सकता था। ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है। अब देखिए, इन लोगों ने क्या किया है कि काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए हैं। यानी यहाँ पर जो उत्तराधिकारी कानून थे उनको भी यूरोपीय वालों ने बदल दिया है। नए कानून में इन्होंने ये व्यवस्था की है कि अब परिवार के केवल एक ही कैंडिडेट को पैतृक संपत्ति मिलेगी। यानी सभी को पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, केवल एक ही कैंडिडेट को पैतृक संपत्ति मिलेगी। तो जब ये व्यवस्था लागू की है तो ऐसे में बहुत से लोग जो कि पैतृक संपत्ति से वंचित हो गए थे, अब वो मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं। इसके साथ ही जब अफ्रीका में यूरोपीय लोग पहुंचे हैं तो यूरोपीय लोग अपने साथ कुछ जानवर भी लाए हैं। इन जानवरों के साथ यहाँ पर एक बीमारी भी आ गई है जिसका नाम है रिंडरपेस्ट। तो रिंडरपेस्ट बीमारी की वजह से यहाँ पर अफ्रीका के जो अधिकांश पशु थे वो समाप्त हो गए थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जो जानवर लाए गए थे उनके जरिए यहाँ पे पहुंची थी। और 1892 में हाल ये था कि ये बीमारी जो थी जंगल की आग की तरह अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची। यानी पूरे के पूरे अफ्रीका को इसने कवर कर लिया और लगभग यहाँ के 80% से ज़्यादा जानवरों को यहाँ पर समाप्त कर दिया। 5 साल बाद ये बीमारी जो थी केप, यानी अफ्रीका का जो धुर दक्षिणी हिस्सा है, केप ऑफ गुड होप जिसको बोला जाता है, वहाँ तक ये पहुँच गई थी। और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। लगभग 90% मवेशी जो हैं, 90% मवेशी इस महाद्वीप के मारे गए थे। तो ऐसे में इन लोगों के सामने मजबूरी थी, एक तरफ तो यहाँ पे कर लगा दिया था, भाई ज़मीनों पर कर लगा दिया है, उत्तराधिकार कानून चेंज कर दिया है, ऊपर से पशु भी मर गए। तो ऐसे में ये लोग अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए मजदूरी करने पर विवश हो गए। तो अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने जो बचे कुचे पशु थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए। यानी ये लोग यही चाह रहे थे कैसे भी करके ये लोग मजदूरी करें और उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में ये सहायक हों। आगे है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उपनिवेशों में रोपड़ कृषि की स्टार्टिंग जो है वो यूरोप वालों ने करवाई थी। और रोपड़ कृषि करवाने का उद्देश्य यही था कि वो जो फसल पैदावार हो रही है उसको यूरोप के मार्केट में बेचा जा सके। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। इन लोगों ने जहाँ जहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए हैं, उन उपनिवेशों में काम करवाने के लिए ये लोग भारत या फिर चाइना यहाँ से लेबर लेकर गए हैं। तो ये जो लेबर लेकर जाते थे, ये लेबर एक अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत लेकर जाते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। और इस एग्रीमेंट में शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वो अपने देश यानी स्वदेश लौट सकते हैं। ऐसी यहाँ पे शर्त होती थी। ये एग्रीमेंट तो कर लिया है और एग्रीमेंट में शर्त है कि अगर आप 5 साल वहाँ पे अपने मालिक के यहाँ काम कर लेंगे, बागान मालिक के यहाँ, उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे और आप अपने मूल देश लौट सकते हैं। अब देखिए, मजदूरों को क्या पड़ी थी इस एग्रीमेंट पे साइन करने की? ठीक है, मजबूरी यहाँ पर ये थी, उस समय तक कृषि व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, लगान बहुत ज़्यादा थे, गांव में अत्याचार भी था। तो कई किसानों ने इन अत्याचारों से बचने के लिए इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो हैं ये मौजूदा पूर्वी यूपी, बिहार, एमपी और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, जिनमें कि मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम आते हैं, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। यानी ये यहाँ पर काम करने के लिए ले जाए जाते थे। वहीं जो तमिल अप्रवासी हैं, तमिल अप्रवासी सीलोन यानी श्रीलंका और मलाया यानी मलेशिया में जाकर काम करते थे। बहुत सारे जो अनुबंधित श्रमिक थे उनको भारत में ही असम के चाय बागानों में भेज दिया गया था। अब देखिए, मजदूरों की जो भर्ती होती थी, भर्ती करने का काम मालिक जो हैं एजेंटों पर छोड़ देते थे। एजेंटों को इसके बदले कमीशन मिलता था। तो एजेंट क्या करते थे? एजेंट तरह तरह के वादे करते थे, मजदूरों के सामने तरह तरह की प्रलोभन देते थे कि भाई आप जाओगे, आपको ये लाभ मिलेगा, आपको ये होगा, वहाँ ये सुविधा होगी, वो सुविधा होगी। तो मजदूर जो इनकी बातों में आ जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था, कोई मजदूर जो नहीं मानता था तो ये एजेंट लोग क्या करते थे, अपने गुर्गे लगाकर या अपने गुंडे लगाकर उसको किडनैप करवा लेते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे जो लोग थे जबरन इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो गए। मजबूरी यही थी, उनके सामने खाद्यान्न का संकट था, उनके सामने रोजगार का संकट था, भारी भरकम लगान थे, इसके अलावा अत्याचार भी था गांव में। इस वजह से इस मजबूरी में इन मजदूरों ने, इन किसानों ने इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया, क्योंकि रीजन ये था कि जब ये लोग अपने कार्यस्थल पर पहुंचते थे उसके बाद मजदूरों को समझ में आता था कि वास्तव में रियलिटी क्या है। जो एजेंट ने हमसे वादा किया था यहाँ पर उसके उलट में रियलिटी है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे दिन रात काम करवाया जा रहा है, ना प्रॉपर हमें वेतन मिल रहा है, ना ही प्रॉपर रेस्ट करने दिया जा रहा है, ना ही हमें बागान से बाहर जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे जो मजदूर थे ये अपने बागानों को छोड़कर जंगलों में भाग गए। कुछ मजदूर जो पकड़े जाते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। अब देखिए, मजदूर जिस जगह पर गए अपने साथ अपने कल्चर को भी लेकर गए, अपने विचारों को भी लेकर गए। अब उनके साथ उनका परिवार तो था नहीं, अब जो कुछ भी साथी थे वो भारत से ही गए हुए साथी थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, अपने जो भी सांस्कृतिक रीति रिवाज थे उनको वहाँ अव्यक्त करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपनी जो पुरानी संस्कृति है, यानी जहाँ से ये लोग निकल कर आए थे, अपने गांव से निकल कर आए थे और जिस जगह पहुंचे थे, तो उन्होंने इन दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण कर दिया और अपनी अव्यक्त के नए रूप इन्होंने खोज लिए। जैसे कि त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया था और इस मेले को होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया था। इसी प्रकार रास्ता फारियानवाद एक नामक विद्रोही धर्म है जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ली ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। इसमें भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। देखिए, त्रिनाद और गुयाना में एक मशहूर चटनी म्यूजिक है। ये म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। अब देखिए, अनुबंध समाप्त होने के यानी 5 साल पूरे होने के बाद मजदूरों के साथ क्या हुआ। बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगता था कि भाई गांव भी जाएंगे तो गांव लौटने पे कोई फायदा तो है नहीं, वहाँ पे हमारी ज़मीनें तो है नहीं, जो ज़मीन है वो जमींदार के नियंत्रण में है, तो वहाँ पर भी अत्याचार है, शोषण है। उससे बेटर है कि जैसे तैसे करके हम यहाँ पे सर्वाइव करना सीख गए हैं, हम यहीं पर रुक जाएं। कुछ मजदूरों ने ऐसा सोच लिया। तो बहुत सारे मजदूर क्या थे, अनुबंध समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे, वो वहीं रुक गए। उन्हें ऐसा लगा था कि हम इस माहौल में ढल चुके हैं, अब हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उनमें से जो कुछ मजदूर वापस लौटे भी थे वो फिर से अपने नए ठिकानों पर चले गए, क्योंकि वापस लौटने पर उनके गांव में रोजगार नहीं था, उनके पास कोई पैतृक जमीन तो थी नहीं। तो ऐसे मजबूरी में फिर से वो मजदूरी करने पर ही विवश रहे। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार BS नायपाल हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल हैं और नाम राम नरेश सरवन हैं। ये भारत से गए हुए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। यानी यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, ये वो लोग हैं जो कि भारतीयों के ही अनुबंधित, जो भारतीय अनुबंधित मजदूर हैं उनके ही ये वंशज हैं।
देखिए 20वीं सदी तक आते आते जब गांधी जी का आंदोलन जोर पर पकड़ा, उस समय बहुत सारे नेताओं ने ये डिमांड रखी कि इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव में 1921 में इस अनुबंधित मजदूरी वाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक जो भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज हैं, ये कैरिबियाई द्वीप समूह में अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे हैं, क्योंकि ये लोग वहीं पर फंसकर रह गए थे, ये वहाँ से वापस नहीं आ पाए और वहाँ के लोग भी इन्हें कुली मानते थे। इनके साथ कुलियों के जैसा बर्ताव करते थे, यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जैसे कि जो मॉरिशस है, फिजी है, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो भी इनसे भेदभाव करते थे, वो भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं थे। विदेश में भारतीय उद्यमी। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रभाव भारत के हर वर्ग पर एक जैसा नहीं था। समाज के कुछ वर्गों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान जमकर मुनाफा कमाया और वो लाभ की स्थिति में रहे। आप लोगों ने सुना ही है कि उस समय ब्रिटेन जो है आयात किए हुए अनाज पर निर्भर था, यानी पूरी दुनिया से ब्रिटेन अनाज को आयात करता था ताकि ब्रिटेन के लोगों का पेट भरा जा सके। तो निर्यातोन्मुखी खेती को बढ़ावा उस समय दिया जा रहा था। निर्यातोन्मुखी खेती के लिए जो बड़े बड़े जमींदार थे या बड़े बड़े जो फर्में थीं, उनको तो यूरोपीय बैंक आसानी से कर्जा दे देती थी, लेकिन कुछ छोटे लोग थे, कुछ छोटे जमींदार थे जिनको यूरोपीय बैंक कर्जा आसानी से नहीं देती थी। तो ऐसे लोग कैसे फसल की पैदावार करें, ऐसे लोगों की कौन सहायता करेगा? तो ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए कुछ भारतीय साहूकार सामने आए हैं, जिनमें शिकारीपुरी श्रॉफ और नड्डूकोट्टी चेट्टियार उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या फिर ये यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेकर तब ये पैसा देते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका में जब यूरोपियों ने अपने पांव पसारने स्टार्ट किए हैं, तो अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी वहाँ जा पहुँचे हैं। 1860 के दशक से हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पे अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए थे और इन एम्पोरियम में तमाम तरह के प्रोडक्ट मिलते थे, यानी इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थीं। तो ये दुकानें जमकर चल पड़ी। अब है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। प्रारंभ में भारत में निर्मित कपड़े का निर्यात ब्रिटेन सहित यूरोप के विभिन्न देशों में किया जाता था, लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ पर कपड़ा मिलों की स्थापना होती है। कपड़ा मिलों की स्थापना के बाद वहाँ के उद्योगपति सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वो बाहर से आने वाले सामान के आयात पर रोक लगाएं। तो सरकार उनके दबाव में क्या करती है, सरकार उनके दबाव में बाहर से आने वाले सामानों पर भारी भरकम सीमा शुल्क लगा देती है। ऐसे में भारत से निर्यात होने वाला कपड़ा जब ब्रिटेन में पहुंचता है तो भारी भरकम सीमा शुल्क की वजह से उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कीमत बढ़ जाने की वजह से उसे स्थानीय कपड़ा उत्पादकों से भारी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो एक तरह से ब्रिटेन का मार्केट तो भारतीय कपड़ा उत्पादकों के लिए दूर हो जाता है, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अन्य मार्केट हैं वो भी, उनमें भी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक जो सूती मिलों पर बना कपड़ा था वो पूरी दुनिया में फैलने लगता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारतीय कपड़े को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का जो रेशियो था वो 30% था, जो कि 1815 में घटकर ये 15% रह जाता है। 1870 तक ये अनुपात जो है केवल 3% रह जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि सन 1800 के आसपास जो भी सामान निर्यात होता था उसमें अकेले कपड़े का योगदान 30% था, जो कि 1870 तक आते आते ये मात्र 3% रह गया है। इसी बीच में जो कच्चे कपास का निर्यात है इसमें बढ़ोतरी होती है। 1812 से लेकर 1871 के बीच कच्चे कपास का जो निर्यात है ये 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच जाता है। कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल होने वाला जो नील है इसका भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात यहाँ से होता रहा है, क्योंकि यूरोप के कपड़ा उत्पादक जो थे भारतीय नील पर ही निर्भर थे। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन की सरकार बहुत ज़्यादा होशियार थी, तो ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन में निर्यात कर देती थी और उसके बदले चीन से वो चाय को खरीदती थी या फिर दूसरे प्रकार के पदार्थों को खरीदती थी और उसे फिर अपने यूरोपीय मार्केटों में बेच देती थी। तो कहीं ना कहीं जो चीन से जो सामान वो ले रही थी उस सामान के लिए उसे कहीं बाहर से पैसा नहीं लाना पड़ रहा था। वो क्या करती थी, भारत में ही अफीम का उत्पादन करवा रही थी और भारतीय अफीम के बदले वहाँ से चीन से चाय भी ले रही थी और अन्य पदार्थों का आयात भी कर रही थी। 19वीं सदी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि उस समय तक जो भारतीय उत्पादक थे वो पूरी तरह से ठप्प पड़ चुके थे। यानी भारतीय उत्पादन पूरी तरह से ठप्प पड़ चुका था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ ऐसी थी जिनकी वजह से भारतीय उत्पादक जो थे वो विवश हो गए थे। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत से मान लीजिए उस समय, उस ज़माने की अगर बात करें तो हमारे भारत से मान लीजिए 1 लाख रुपए की वैल्यू का सामान भेजा जा रहा है, लेकिन
हम वहाँ से जो है 10 लाख की वैल्यू का सामान मंगा ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में ब्रिटेन जो है हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था और हम लोग हमेशा व्यापार घाटे की अवस्था में रहते थे, क्योंकि हम लोग निर्यात से ज़्यादा आयात कर रहे थे। ब्रिटेन जो है जो ये मुनाफा कमा रहा था अधिशेष वाला, तो ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। और ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की जो विश्व अर्थव्यवस्था है इसका रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय जो भी भरपाई हो रही थी, यानी ब्रिटेन जो अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा था, वहाँ पर जो भी घाटे हो रहे थे, उस घाटे की भरपाई में जो भारतीय बाजार है या भारत के जो लोग हैं वो अहम योगदान दे रहे थे। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस यानी देसी खर्च का निपटारा होता था। देसी खर्च का मतलब जो भी सैनिक या जो भी कर्मचारी ब्रिटिश उपनिवेश में काम कर रहे थे, भारत में काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह है, उनकी पेंशन है, उनके अन्य जो भत्ते वगैरह हैं वो इसी से दिए जाते थे। आगे है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था यानी युद्धकालीन रूपांतरण। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है अगस्त 1914 में स्टार्ट होता है और ये 2 खेमों के बीच लड़ा जाता है। इसमें एक पाली में मित्र राष्ट्र थे, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, और दूसरी पाली में यहाँ पर केंद्रीय शक्तियाँ थीं, यानी कि इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की साम्राज्य शामिल थे। तो इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध होता है जिसमें कि मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो औद्योगिकरण की झलक थी इस युद्ध में देखी जा सकती है। यहाँ पर सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इसमें किया गया था। इस युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 2 करोड़ लोग इसमें घायल हुए हैं। देखिए, इस युद्ध के दौरान क्या होता है, इस युद्ध के दौरान यूरोप में कामकाज के लायक जो लोगों की संख्या थी वो बहुत कम रह गई थी। परिवार के सदस्य घट जाने की वजह से युद्ध के बाद जो परिवारों की आय थी यानी इनकम थी वो भी गिर गई थी। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों की व्यवस्था बदल गई थी। देखिए, चूंकि उस समय मर्द मोर्चे पर लड़ने गए थे तो मर्दों के उन सभी कामों को औरतों ने संभाल लिया था जो कि मर्द किया करते थे। तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान औरतें जो थीं पहली बार अपने घर से बाहर आईं और फैक्ट्रियों में काम करने लगीं ताकि युद्ध की सप्लाई बंद ना हो। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप क्या होता है, इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की जगह कर्जदाता देश बना दिया। यानी अब तक अमेरिका जो था ब्रिटेन से कर्ज लेता था, लेकिन यहाँ पर स्थिति उलट गई थी क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में शामिल था। ब्रिटेन को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा था। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, अमेरिकी बैंकों से और अमेरिका की जो जनता है, वहाँ के जो संभ्रांत तबके के लोग हैं, वहाँ से कर्ज लिया है। ऐसे में ब्रिटेन अब जो है कर्जदार बन गया है और अमेरिका एक कर्जदाता देश बन गया है। युद्धोत्तर सुधार। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ब्रिटेन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा क्षति उसने ही उठाई थी। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे, क्योंकि अब तक औद्योगिकरण जो था वो ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में फैला हुआ था। लेकिन चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप के अंदर ही लड़ा गया था, इसी वजह से यूरोप में उत्पादन ठप्प पड़ गया था। तो दुनिया के अन्य देशों में उत्पादन शिफ्ट हो गया था। उस समय भारत, जापान या अन्य ऐसे देश जो कि युद्ध में शामिल नहीं थे, वहाँ पर उत्पादन बढ़ने लगा था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे, और जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। देखिए, जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय दुनिया के विभिन्न देशों ने जो कि युद्ध में शामिल नहीं थे उन्होंने जमकर मुनाफा कमाया, क्योंकि उस समय खाद्यान्न का भी संकट था। इसके अलावा युद्ध के लिए सप्लाई भी की जा रही थी, युद्ध के लिए प्रोडक्शन भी किया जा रहा था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो यूरोप में स्थिरता आ जाती है, यूरोप में उद्योग धंधे फिर से पनपने लगते हैं। तो ऐसे में जो पहले डिमांड बनी हुई थी डिमांड वो खत्म होने लगी है। तो डिमांड खत्म होने की वजह से क्या होता है कि जो भी जैसे भारत जैसे देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, जहाँ पर अधिकांश पैदावार की जा रही थी निर्यात करने के लिए, अब वो पैदावार भी अब बाकी रह गई, पैदावार भी अशेष रहने लगी क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। यानी स्थिति ये थी कि अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक मंदी का दौर आ गया है कि यहाँ पर ब्रिटेन की हालत ये है कि यहाँ पर हर 5 में से एक मजदूर के पास काम नहीं है। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला बड़ा केंद्र था। यानी युद्ध से पहले क्या था, जो पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा था ये विश्व बाजार में गेहूं की बहुत ज़्यादा आपूर्ति करता था। लेकिन अब ये क्या है, युद्ध के दौरान ये अन्य देशों पर निर्भर हो गया है। यानी युद्ध के दौरान ये आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई है। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी है। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ है पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी है और अनाज की कीमतें गिर गई हैं। अब अनाज की कीमतें जब गिर गई हैं तो ग्रामीण आय कम हो गई है। भाई, अनाज की पैदावार अगर ज़्यादा होगी तो पैदावार ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अनाज का मूल्य गिर जाएगा। अनाज का मूल्य गिरने का मतलब ये किसानों को कम मुनाफा होगा। तो ऐसे में किसानों का जो खर्चा था वो भी नहीं निकल पा रहा था और किसान गहरे कर्ज में फंसने लगे थे। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग।
देखिए उस समय चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई थी, अमेरिका इससे दूर था, तो अमेरिका ने इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया। 1920 के दशक में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी ये डेवलप करने लगी थी, एक तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी। और उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था की एक खासियत ये थी कि वहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा था, बृहद उत्पादन हो रहा था, मास प्रोडक्शन का दौर स्टार्ट हो गया था। कार निर्माता, आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, यानी फोर्ड कंपनी सुनी होगी जो कि कार बनाती है। तो कार निर्माता हेनरी फोर्ड ये बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। इन्होंने पहली बार शिकागो के एक बूचड़खाने की जो असेंबली लाइन होती है वो देखी थी। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए असेंबली लाइन में कन्वेयर बेल्ट होती है ना। अब जैसे इन्होंने जो बूचड़खाने में असेंबली लाइन देखी थी वो इस प्रकार की होगी, हम बता रहे हैं। तो ये असेंबली लाइन में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए एक मुर्गा रख दिया गया, तो यहाँ पहले नंबर पर कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, मुर्गे की गर्दन काटेगा। अगले नंबर वाला जो होगा मुर्गे के पंख निकालेगा। अगले नंबर वाला मुर्गे के जो अंदर के जो अंतड़ी वगैरह है वो साफ करेगा। अगले नंबर वाला जो होगा वो क्या करेगा, वो मुर्गे को कटिंग वगैरह करेगा। तो पूरे का पूरे प्रोसेस है, हर व्यक्ति अपने अपने काम को अच्छे से निभा रहा है। यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ वाला व्यक्ति उठकर फिर यहाँ जाए, यहाँ वाला काम करे, या यहाँ वाला व्यक्ति यहाँ पर आए। यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एक स्थान पर खड़े होकर व्यक्ति केवल अपने ही काम को ही अच्छे से दक्षतापूर्वक निभाएगा, इससे उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकागो के बूचड़खाने की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन, यानी कन्वेयर बेल्ट वाली असेंबली लाइन है, जिसमें कि एक बेल्ट चलती रहती है, उस बेल्ट पर उत्पाद आगे बढ़ते जाते हैं और समय समय पर जिस व्यक्ति का स्थान नियत होता है वहाँ पर जो फर्ज निभाना होता है, जो काम करना होता है, वो काम अपना करता जाता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कि कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीन ढंग से बार बार करते रहना होता था। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें दिक्कत ये थी क्योंकि मजदूर जो थे वो एक तरह से कन्वेयर बेल्ट के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। अगर कन्वेयर बेल्ट की गति ज़्यादा है तो मजदूर के पास इतना भी समय नहीं है कि वो बगल वाले से बात कर सके, क्योंकि उसे अपना काम बखूबी निभाना है। उसे यहाँ पर अगर काम सौंप दिया गया इस एरिया में, तो उसे इस एरिया का काम ही देखना है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट की गति ज़्यादा है। अगर वो बात करने लग जाएगा तो कन्वेयर बेल्ट पे मौजूद जो प्रोडक्ट होगा या जो कल पुर्जा होगा वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कन्वेयर बेल्ट की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की जो उत्पादकता है ये बढ़ा सकते थे, और ऐसा इन्होंने किया भी। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या फिर कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब देखिए इस चीज़ का स्टार्टिंग में विरोध भी हुआ, कई ऐसे मजदूर थे जिन्होंने इसका विरोध किया, हड़ताल पर भी चले गए। हालांकि हेनरी फोर्ड बहुत ज़्यादा चतुर दिमाग के व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें मना लिया, उन्होंने डबल वेतन का प्रलोभन देकर उन्हें मना लिया। हालांकि कन्वेयर बेल्ट की जो गति थी वो बढ़ा दी। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। यानी कार का अगर पूरे महीने का औसत एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पर हर 3 मिनट में कार बनकर तैयार होने लगी। टी मॉडल नामक कार ये बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये टी मॉडल कार है फोर्ड कंपनी की, जो कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार है। देखिए बृहद उत्पादन मास प्रोडक्शन करने से क्या क्या लाभ हुए, इससे जो है इंजीनियरिंग आधारित जो चीज़ें थी उनकी लागत और कीमत भी कम हो गई। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो कि 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से ऊपर भी पहुंच चुका था। इसके साथ ही बहुत सारे लोग, चूंकि अब यहाँ पर मजदूरों को प्रॉपर काम मिलने लगा है, मजदूरों की जीवन शैली सुधरने लगी है, उनके पास प्रॉपर रोजगार है। जब किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर रोजगार होता है तो अपनी वो जीवन दशा सुधारने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर लोगों ने अपना जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया, उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया, घर में जो भी जरूरी सामान है वो लेना स्टार्ट कर दिया, फ्रिज, कूलर, टीवी ये सब लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हायर परचेज पर, यानी कर्जे लेकर, यानी कि जिसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, आज की भाषा में EMI बोलते हैं, तो हायर परचेज पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था, क्योंकि उस समय मास प्रोडक्शन का लाभ अमेरिका ने जमकर उठाया। और रीजन यही था कि यूरोप की सप्लाई ठप पड़ी थी, यूरोप में उत्पादन ना के बराबर था और अमेरिका में उत्पादन शिफ्ट हो चुका था। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। यानी यहाँ पर बताया गया है, एक समय तक अमेरिका दुनिया के अन्य देशों से कर्ज लेता था, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि 1923 के बाद अमेरिका जो है अन्य देशों को कर्ज बांटने लगा है। अब है महामंदी की शुरुआत। अमेरिका में आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही थी। महामंदी का सबसे बड़ा कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। इसके पीछे रीजन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका के किसानों ने जमकर उत्पादन किया, और उस समय आपको याद भी होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने नारा दिया था, गेहूं उपजाओ, गेहूं ही तुम्हें जंग जिताएगा। तो इसी वजह से किसान जो थे अधिकाधिक उत्पादन करने में लगे पड़े थे।
लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हो जाता है, यूरोप में स्थिरता आती है, तो यूरोप में पुनः किसान फसलें उगाने लगे थे। तो ऐसे में अब यूरोप में खाद्यान्न की जरूरत उतनी ज़्यादा नहीं रह गई थी। तो यहाँ पर जो अमेरिका का खाद्यान्न था वो सरप्लस हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि यहाँ पर खाद्यान्न जो था उसको रखने के लिए गोदाम भी कम पड़ गए थे, खाद्यान्न खुले में सड़ रहा था। यहाँ तक कि जो किसानों की लागत थी वो लागत भी नहीं निकल पा रही थी। इस वजह से क्या था, खाद्यान्न की कीमतें यहाँ पे गिरने लगी हैं और किसान की जो इनकम है वो घटने लगी है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जा लिया था और कर्जा लेकर अपनी जो निवेश संबंधी जरूरतें थी उनको पूरा किया था। आगे जाके क्या होता है, 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का जो कर्जा था $1 अरब था। साल भर के भीतर ये कर्जा घटकर केवल चौथा ही रह गया था, क्योंकि वहाँ पे मंदी का आगाज हुआ तो वहाँ पर भी कर्जा घट के कम रह गया। इस वजह से यहाँ पर एक बड़ी मंदी की स्टार्टिंग हो गई और जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा डिपेंड थे उनके सामने इस महामंदी के समय बहुत ज़्यादा गहरा संकट आके खड़ा हो गया। देखिए अमेरिका सरकार ने क्या किया, अमेरिकी की सरकार ने इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो भी आयातित पदार्थ थे उन पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। आयातित का मतलब जो भी उत्पाद अमेरिका के बाजार में बाहर से आ रहे थे उन पर उन्होंने डबल सीमा शुल्क लगा दिया ताकि वो उत्पाद वहाँ पर ना आ पाएँ और उनके स्थानीय उत्पादकों की सुरक्षा हो सके, स्थानीय उत्पादों का संरक्षण हो सके। अमेरिका ने जब इस तरह का फैसला लिया है तो इस फैसले ने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड ट्रेड यानी विश्व व्यापार के नियमों के खिलाफ था। मान लीजिए आप अपना उत्पाद तो किसी अन्य देश में भेज दे रहे हैं, अपना निर्यात कर दे रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे देश का उत्पाद अपने देश में आयात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फेयर ट्रेड नहीं है। ये ट्रेड जो है एक तरफा ट्रेड माना जाएगा। तो पूरे विश्व व्यापार में एक तरह का यहाँ पर माहौल क्रिएट हो गया था कि भाई अमेरिका ने अपने दरवाजे अन्य देशों के उत्पादों के लिए बंद कर दिए हैं। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिकी बैंकों का भी प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा था। ये वही दौर था जिस समय लगातार बैंकें बंद होते जा रहे थे, दिवालिये होते जा रहे थे। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने की वजह से हजारों बैंक यहाँ पे दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है, 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से लेकर 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यानी उस समय अमेरिका की जो आर्थिक महामंदी है ये सबसे बड़ी महामंदी थी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। अब ये जानेंगे कि क्या भारत पर भी महामंदी का असर पड़ा। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के प्रोडक्शन में इजाफा हुआ था, भारत में इंडस्ट्री में इजाफा हुआ, क्योंकि उस समय यूरोप में प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। तो ऐसे में भारत और जापान जैसे 2 देश थे, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्थापित की है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लाभ उठाया है। अब देखिए यहाँ पर भी चीज़ें वही हैं। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई और आर्थिक मंदी भी कृषि उत्पादों को लेकर थी, तो हमारे यहाँ पर उस समय बहुसंख्यक जनसंख्या जो थी वो कृषि पर डिपेंड थी। तो ऐसे में हमारे यहाँ की उस समय की जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड जनसंख्या थी उसको भी उसका खामियाजा उठाना पड़ा, उसने भी उस महामंदी का दंश झेला। तो औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने सुनियोजित ढंग से हमारे यहाँ की जो विनिर्माण पद्धति थी उसको नष्ट कर दिया था। तो ऐसे में भारत केवल कच्चे माल को निर्यात करता था और वहाँ से प्रसंस्कृत उत्पादों को आयात करता था। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी लगभग 50% गिर गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्यान्न फसलों पर मंदी छाई हुई है, तो उसका असर भारत में भी देखने को मिला। भारत में जो गेहूं की कीमत थी लगभग 50% गिर गई थी। सबसे जो बुरा असर हुआ किसानों का, खास करके जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सरकार ने लगान वसूली में उन्हें छूट देने से इनकार कर दिया। ये सरकार जो है बेरहमी से उनसे लगान वसूल कर रही थी। इधर अनाज की कीमत 50% रह गई है, तो ऐसे में वो कहाँ से लगान चुकाते। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो किसानों को, काश्तकारों को उठाना पड़ा है। यहाँ पे बंगाल के जो पटसन कारखाने हैं उनकी स्थिति बताई गई है कि बंगाल के पटसन कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी और जब टाट का निर्यात बंद हो गया था तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो कृषि उत्पाद थे, कृषि उत्पादों से जुड़े हुए जो लोग थे या कृषि उत्पादों से जुड़े हुए जो व्यवसाय थे, उन पर सबसे ज़्यादा इस महामंदी का असर पड़ा। खर्च पूरे करने के चक्कर में किसानों की जो बचत थी ये खत्म हो चुकी थी और ज़मीन जो थी सूदखोरों के पास गिर भी पड़ी थी। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं यानी खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। सोने का निर्यात करने से भारत को तो कोई फायदा नहीं हुआ, यानी भारत को ऐसा तो नहीं है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रिवाइव कर गई हो, भारत की अर्थव्यवस्था में लाभ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ऐसा करने से विश्व की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा लाभ हुआ, खास करके ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। तो यहाँ पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि शहरों के लिए जो मंदी थी वो उतनी ज़्यादा दुखदाई नहीं थी, शहरों में हालात उतने ज़्यादा खराब नहीं थे, क्योंकि शहरों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आय जो थी निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जो जमींदार थे, जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बताया भाड़ा मिल रहा था, या फिर मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग था जो कि प्रशासनिक सेवाओं में लगा हुआ था, तो उन सब की दिक्कतें नहीं थी। उनको तो पेंशन मिल रही थी, उनको सैलरी मिल रही थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। खास करके जो किसान थे, किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में भारत के उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश तेजी से आए। देखिए जब राष्ट्रवादी खेमे ने दबाव दिया है ब्रिटिश सरकार पर, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, भारत के जो देसी उत्पादक हैं या भारत के जो देसी उत्पादन करता है, उनके संरक्षण के लिए भारत में भी सीमा शुल्क बढ़ा दिया था। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला है, और सेकंड जो वर्ल्ड वार है 1939 से लेकर ये 1945 तक चला है। तो 2 विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया का जो परिदृश्य था बदल कर रख दिया था। पहले विश्व युद्ध की तुलना में जो सेकंड वर्ल्ड वार था ये बहुत ज़्यादा घातक था, और इसमें बड़े पैमाने पर जान माल की हानि भी हुई। देखिए दूसरा विश्व युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच में लड़ा गया था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ थीं, मुख्य रूप से नासी जर्मनी, जापान और इटली थे, और दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्र थे। इसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। देखिए इस बार सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका भी शामिल हो गया था। इस जंग की वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए, और यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। यानी कहने वाला 1939 की जितनी वैश्विक जनसंख्या थी उसकी तुलना में करीब 3% आबादी 1945 तक मारी जा चुकी थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद्ध के मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ऐसे लोग ज़्यादा मारे गए जो किसी भी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही अमेरिका ने जापान के 2 शहरों यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिनमें लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा, क्योंकि उस समय तक अमेरिका और सोवियत संघ 2 बड़ी महाशक्ति बन चुके थे। तो जब ये युद्ध एंड हो गया, तो युद्ध एंड होने के बाद जो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण का काम था वो अमेरिका के साय में और सोवियत संघ के साय में आगे बढ़ा है, क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन या फिर अन्य जो यूरोप के देश थे वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो स्ट्रांग पोजीशन में आके पुनर्निर्माण कर पाएँ। तो अमेरिका और सोवियत संघ ही ऐसे उस समय 2 संगठन थे जो कि पुनर्निर्माण की क्षमता रखते थे। अब देखिए इसके बाद है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। देखिए यहाँ पर जो 2 महायुद्ध हुए हैं, इन 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। अहम सबक कौन कौन से थे? अहम सबक ये थे कि अगर हमें जो मास प्रोडक्शन को अगर जारी रखना है, यानी अगर हमें मास प्रोडक्शन किसी समाज में, किसी औद्योगिक समाज में जारी रखना है, तो हमें व्यापक उपभोग को भी कायम रखना होगा। भाई मान लीजिए, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल दें, किसी शहर में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शहर ए है, ए शहर के लिए एक कंपनी डेली जो है 1000 लीटर दूध का प्रोडक्शन कर रही है। अगर 1000 लीटर दूध की खपत यहाँ हो ही ना और प्रोडक्शन होता रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होगा कंपनी एक समय के बाद घाटे में चली जाएगी। तो यहाँ पर कहना यही था, अगर हमें बढ़त उत्पादन करना है, बढ़त उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना हम कायम नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे ये बात अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिज्ञों ने ये बात जान ली कि अगर हमें बढ़त उत्पादन रखना है तो हमें व्यापक उपभोग को भी बनाए रखना होगा, तभी बढ़त उत्पादन संभव है। व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए जरूरी यह है कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो, यानी लोगों की जो इनकम है उसमें उतार चढ़ाव ना आए बल्कि स्थिर रहे, तभी हम व्यापक उपभोग बनाए रख सकते हैं। अब जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर है, अब दिहाड़ी मजदूर की लाइफ स्टाइल क्या होगी? भाई मान लीजिए किसी दिन उसने 500 रुपये कमा लिए, या कोई रेडी वाला है, किसी दिन उसने 200 रुपये कमा लिए, किसी दिन उसने 1000 रुपये कमा लिए। अब आप उससे अपेक्षा करें कि वो डेली अच्छा खाना खाए, डेली VIP लाइफ जिए, नहीं जी सकता ना। अगर उसकी लाइफ नियत होगी, अगर उसकी जो इनकम फिक्स होगी तो वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, वो उपभोग को एक जैसा बना सकता है। हो सकता है किसी दिन पनीर की सब्जी खा ले और किसी दिन जो है उसे नमक से रोटी खानी पड़े, ये भी हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि यहाँ पर आमदनी काफ़ी ज़्यादा हो और स्थिर हो, तभी हम व्यापक उपभोग को बनाए रख सकते हैं। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। यानी अब तक अर्थव्यवस्थाएं जो थीं वो फ्री हैंड थी, यानी उद्योगपतियों के हाथों अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी। लेकिन अब उन सब अनुभवों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के
हम ये सब पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, हम व्यापक उपभोग नहीं बना सकेंगे, ना ही हम मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसलिए सरकार का दखल जरूरी है, ताकि समय समय पर सरकार दखल देती रहे, ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि अति उत्पादन की समस्या ना बने और ना ही बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या आए। देखिए सेकंड सबक क्या था? दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। अब तक तो क्या था, अब तक देश सब अपना अपना देख रहे थे कि भाई हमारा भला हो, हमारा भला हो, लेकिन अब ये समझा जाने लगा कि सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और कहीं किसी एक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो उसका असर पूरी दुनिया में देखा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। यानी पूर्ण रोजगार की जो बात की गई है कि अब व्यापक उपभोग को बनाए रखेंगे तो उसके लिए जरूरी है पूर्ण रोजगार। और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी हासिल कर सकते हैं जब सरकार के पास वस्तुओं की, पूंजी की और श्रम की आवाजाही नियंत्रित करने की ताकत हो, यानी सरकार का इंटरवेंशन हो, सरकार जो हस्तक्षेप करे। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। यानी यहाँ पर निष्कर्ष ये निकाला गया कि जरूरी ये है कि औद्योगिक विश्व में एक तो आर्थिक स्थिरता हो और पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहे। तो बाद में फिर क्या हुआ है, इस फ्रेमवर्क पर एक चर्चा हुई है जुलाई 1944 में। तो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। यानी 1944 में, जुलाई 1944 में एक समझौता या फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसको ब्रेटन वुड फ्रेमवर्क कहा जाता है, जो कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में तैयार किया गया था। तो इस पर दुनिया भर के जो भी देश थे जो इसमें शामिल थे उनकी एक सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जो मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन है, इसी सम्मेलन में IMF की स्थापना की गई थी और इसी सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी की गई थी। यानी युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विश्व बैंक का गठन भी इसमें ही किया गया था। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड संस्थान या फिर ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, यानी ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें कौन कौन सी हैं, तो वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं ये ब्रेटन वुड की जुड़वा संतानें हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। और इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए विश्व बैंक और IMF ने 1947 से औपचारिक रूप से काम करना स्टार्ट किया है। इन दोनों संस्थानों की अगर बात करें, IMF की और विश्व बैंक की, तो अमेरिका जो है इन दोनों में से किसी को भी किसी के फैसले को वीटो कर सकता है या निषेधाधिकार कर सकता है। वीटो का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव है और अमेरिका ने अगर वीटो कर दिया तो प्रस्ताव पारित हो ही नहीं सकता। वीटो का मतलब ये है किसी एक देश के पास ऐसी क्षमता है, अगर वो मना कर दे तो प्रस्ताव कोई भी देश पारित करवा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका के पास विश्व बैंक और IMF में किसी भी फैसले को वीटो करने का अधिकार है और अगर अमेरिका ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव पारित हो ही नहीं सकता। वीटो का मतलब यही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक व्यवस्था है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है, ये राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। मौद्रिक का मतलब आपके यहाँ की जो मुद्राएं हैं, अमेरिका की जो मुद्रा है, उसको आपस में जोड़ने वाली एक व्यवस्था है। ब्रेटन वुड जो व्यवस्था है ये निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा को अगर देखा जाए तो रुपया डॉलर के कंपैरिजन में एक निश्चित विनिमय दर से बंधा होता है। देखिए यहाँ पर दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक तो स्थिर विनिमय दर है और एक प्रभावशील विनिमय दर है। स्थिर विनिमय दर का मतलब होता है जिसमें कि हमारा जो किसी मुद्रा के सापेक्ष में हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया कि $1 की कीमत जो है 20 रुपये के बराबर है, तो 20 रुपया जो है यहाँ पे फिक्स रहेगा। और जो अस्थिर विनिमय दर होती है उसमें क्या है, जैसे ही डॉलर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा तो रुपए की कीमत में भी उतार चढ़ाव आएगा, रुपए की कीमत भी कम ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें क्या था, यहाँ पर निश्चित विनिमय दर आधारित ये व्यवस्था थी और ये डॉलर के सापेक्ष में थी। यहाँ पर डॉलर को केंद्रीय मुद्रा के रूप में रखा गया था और डॉलर का मूल्य भी यहाँ पे सोने से बंधा हुआ था। यानी $1 की कीमत जो थी 35 औंस, 1 औंस जो है 28.34 ग्राम के बराबर होता है। तो डॉलर की कीमत भी सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। तो ये थी आपकी ब्रेटन वुड व्यवस्था। यानी ब्रेटन वुड व्यवस्था में क्या हुआ, निश्चित विनिमय दर पर फोकस किया गया और यहाँ पर केंद्र में रखा गया डॉलर को। यदि उस समय अमेरिका मजबूत स्थिति में था तो अमेरिकी डॉलर को यहाँ पर केंद्र में रखा गया और अमेरिकी डॉलर को ही आधार मानकर यहाँ पर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के जो भी
मुद्राएं थी उनकी एक निश्चित विनिमय दर तय की गई थी, और उस समय डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं एक डॉलर की कीमत उस समय 35 ऑन्स यानी 28.34 ग्राम, यानी 1 ग्राम में 28.34 ग्राम सोना होता है ना, तो उसके बराबर थी। देखिए यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ कि 1 ऑन्स बराबर होता है 28.34 ग्राम। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सर ने 35 ऑन्स लिखा है, इसका मतलब 28.34 ग्राम है, नहीं, 1 ऑन्स का मतलब होता है 28.34 ग्राम। तो आप यहाँ पर 28.34 ग्राम का गुणा 35 में कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट मात्रा पता चल जाएगी कितने मात्रा की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष यानी ब्रेटन वुड्स सिस्टम तो यहाँ पर इनेबल कर दिया है, ये प्रणाली अपना ली गई है। अब युद्ध के बाद के वर्ष कैसे रहे वो आप जान लीजिए। देखिए ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने शुरुआत में अच्छा खासा प्रदर्शन दिया, शुरुआत में अच्छा खासा रिजल्ट दिया। 1950 से लेकर 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी जो थी औसतन 5% से भी कम रही थी। देखिए इस दशक में जो है तकनीकी और उद्यम का भी विश्वव्यापी प्रसार हुआ। खास करके विकासशील देशों ने विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों, उपकरणों, इन सब का आयात किया और बेहिसाब पूंजी का निवेश किया, क्योंकि ये सब चीज़ें की जो कीमत थी वो कम हो गई थी। इस मॉनेटरी फंड इस जो ये मॉनेटरी व्यवस्था बनाई गई थी ब्रेटन वुड के तहत, जिसमें कि स्थिर विनिमय दर रखी गई थी, इसकी वजह से जो विकासशील देश थे वो भी उत्पादों को आसानी से खरीद पाए थे। इसके बाद है अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार अब खत्म हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद बहुत सारे औपनिवेशिक देश भी जो थे वो 50 और 60 के दशक में आज़ाद होने लगे थे। जैसे भारत की बात करें तो भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी। ऐसे और बहुत सारे देश थे, एशिया के बहुत सारे देश थे, अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश थे, लैटिन अमेरिकी देश थे जो कि आज़ाद होने लगे थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश जो थे स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी क्योंकि जब ये स्वतंत्र हुए थे तो ये कंगाल थे, क्योंकि जो उपनिवेशी शासक थे इन्होंने यहाँ से संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर लिया था, तो इनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा भी नहीं था। तो लेकिन ये सभी देश जो थे गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो संस्थान बनाए गए हैं IMF और विश्व बैंक, ये जो संस्थान बनाए गए हैं तो इन जैसे संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, क्योंकि ये जो संस्थान बनाए गए थे उस समय, ये संस्थान जो औद्योगिक देश थे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए थे। उस समय इनका फोकस ये नहीं था कि जो हाल ही में राष्ट्र आज़ाद हुए हैं, हाल ही में राष्ट्र स्वाधीन स्वतंत्र हुए हैं राष्ट्र, उनकी गरीबी को कम करें, वहाँ पे संसाधन प्रोवाइड करें। उनका लक्ष्य ये नहीं था, इनका लक्ष्य था जो औद्योगिक राष्ट्र हैं उनकी मदद करें। नव स्वाधीन राष्ट्रों की अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की ग्रस्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। यानी जो IMF और विश्व बैंक बने थे, वास्तव में इन पर भी भूतपूर्व जो औपनिवेशिक शक्तियाँ रही थी, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनका ही वजूद बना रहा। तो कहीं ना कहीं अगर नव स्वाधीन देश इनके पास जाते भी हैं तो एक तरह से जो IMF और विश्व बैंक है ये वही सारी बाध्यताएं थोपेगा जो कि औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक शासक जो है अपने उपनिवेशों पर थोपते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऐसे में बहुत सारे नवस्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। यानी अगर मान लीजिए जो नवस्वाधीन राष्ट्र इनके पास चले गए तो वो चले गए, भले वो आज़ाद हो गए, लेकिन फिर भी IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनके सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं, एक तरह से जैसे पुरानी व्यवस्था जो थी उपनिवेशी काल में, वैसी व्यवस्था के तहत वो भी अपने संसाधनों से वर्तमान में भी हाथ धोए बैठे थे। ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना से जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इनको तो लाभ हुआ, लेकिन जो नवस्वाधीन राष्ट्र थे जो कभी उपनिवेश रहे थे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। रीजन यही था क्योंकि वहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो भी इनसे समझौता किया था हेल्प करने के बहाने, उस समझौते के बहाने जो भी इनके संसाधन थे नवस्वाधीन राष्ट्रों के, उन संसाधनों पर इन्हीं पूर्व उपनिवेशिक देशों की कंपनियां ही स्वामित्व बनाए हुए थी और वो स्वामित्व छोड़ने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि जो नवस्वाधीन राष्ट्र हैं इनके संसाधनों की बार्गेनिंग भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, यानी ये अपने उत्पादों को अपनी मनमानी दाम पे बेच भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही कंडीशन थोपी गई है। तो इस वजह से इन्हें हानि का सामना करना पड़ रहा था। देखिए बाद में क्या है, बाद में इस समस्या को देखते हुए ये सभी जो देश 50-60 के दशक में जो आज़ाद हुए थे,
इस समस्या को देखते हुए इन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, इन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में ये संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर ही सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। क्योंकि यहाँ पर जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो शर्तें थोपी थी, उन शर्तों की वजह से ये लोग अपने संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। यानी इनके संसाधनों पर इन्हीं के जो पूर्व उपनिवेश जो शासक देश थे, उन्हीं की कंपनियों का नियंत्रण था, जो कि औने पौने दाम पर वो संसाधन वहाँ से निकाल नहीं थी। उसका पूरा का पूरा उसका पूरा का पूरा जो धन है वो उन्हें दे भी नहीं रही थी। इसके अलावा जो नए विकासशील देश थे वो अपने संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच भी नहीं पा रहे थे। तो ये चाह रहे थे कि हमें ये सब चीज़ें मिलें, हमें जो इनके अंदर दबके ना रहना पड़े। देखिए, इसी दौर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भी निकल कर आई हैं। मल्टीनेशनल कंपनी को बहुराष्ट्रीय निगम या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे देशों में अपना व्यवसाय करती है, उसे MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना जो है 1920 के दशक में की गई थी और 1960 के दशक तक आते आते बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुतायत हो गई थी। अब चूंकि यहाँ पर तमाम देश आज़ाद भी हो गए हैं, देशों के साथ दिक्कत ये थी कि हर कंट्री बाहर से आने वाले सामान पर भारी आयात शुल्क लगाता था, भारी सीमा शुल्क या आयात शुल्क आरोपित करता था, ताकि वहाँ के जो स्थानीय निर्माता थे उनको संरक्षण मिल सके। इन सब से बचने के लिए MNC ने क्या किया, MNC ने इन सब से बचने के लिए अपने जो प्लांट थे उन देशों में स्थापित किए जहाँ पर उन्हें अपने उत्पाद बेचने थे। तो ऐसे करके वे कंपनियाँ जो है घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करने लगीं। इससे फ़ायदा ये हुआ जैसे मान लीजिए अमेरिका में बना हुआ उत्पाद है, ठीक है, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो वहाँ पर उसके बनने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी महंगी है ना। और अमेरिका से अगर भारत में आएगा प्रोडक्ट तो भारत की सरकार ने आयात शुल्क भी लगा दिया है। यानी आयात शुल्क का मतलब है किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर लगने वाला शुल्क। तो भारत सरकार अगर उस पर आयात शुल्क भी लगा दे तो उसका मतलब ये है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे भारत को कोई लाभ नहीं मिलेगा, भारतीय जनता उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएगी। तो इससे बेहतर है अगर वो कंपनी वही उत्पाद भारत में बनाती है तो उत्पादन लागत भी कम आएगी, आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा और भारत में प्रोडक्ट जो है कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसे में इन कंपनियों ने क्या किया, इन कंपनियों ने अपने जो प्लांट थे उन देशों में स्थापित करना स्टार्ट कर दिए थे जो कि कम विकसित देश थे, यानी विकासशील श्रेणी के देश थे, जैसे कि भारत, चीन जैसे जो एशियाई देश थे। उन देशों में अपने प्लांट लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि उत्पादन लागत कम आए और मुनाफा ज़्यादा हो। अब है ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखिए, 1960 के दशक तक ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने अच्छे से काम किया है, इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। लेकिन 1960 के दशक के बाद स्थिति बदलने लगी थी। डॉलर की जो कीमत थी वो सोने की तुलना में गिरने लगी थी, और जब डॉलर की कीमत गिरने लगी है तो दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं थीं जिन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया था, अब वो भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाना स्टार्ट कर दी। यानी अब जो है डॉलर जो है दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। चूंकि ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो थी स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था थी जिसके केंद्र में डॉलर को रखा गया था। तो अब यहाँ पर जब ये स्थिति गिरी है, डॉलर की कीमत गिरने लगी है, तो यहाँ पर जो स्थिर विनिमय दर की जो व्यवस्था थी ये विफल हो गई थी और इसके स्थान पर प्रभावमयी या अस्थिर विनिमय दर की जो व्यवस्था थी ये स्टार्ट की गई थी। साथ ही साथ जो ब्रेटन वुड्स के ट्विंस थे IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी कार्यशैली में परिवर्तन आया। अब तक क्या था, अब तक विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के लिए इन संस्थानों की शरण में जा सकते थे, लेकिन 70 के दशक के मध्य से इन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और जो निजी ऋणदाता संस्थान हैं इनसे कर्ज ना लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा कि आप लोग इनसे अब कर्ज नहीं लेंगे। पश्चिम के जो संस्थान है या पश्चिम के जो ऋणदाता हैं उनसे आप कर्ज नहीं लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे व्यवस्था बदल चुकी है। देखिए, यहाँ पर अब इसके बाद विकासशील देशों पर क्या असर पड़ा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर संकट पैदा होने लगा, जिसकी वजह से आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। क्योंकि अब तक तो यहाँ पर स्थिर विनिमय दर थी, लेकिन अब यहाँ पर अस्थिर विनिमय दर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर समय समय पर क्या है, कर संकट भी पैदा हो गया है, और कर संकट पैदा होने की वजह से जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे उनमें लोगों की आय गिरने लगी थी और वहाँ पर गरीबी बढ़ने लगी थी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था, और 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी थी जहां पर वेतन कम था। क्योंकि यहाँ पर अब कंपनियों को भी लगने लगा, MNC को भी लगने लगा है कि अगर हम औद्योगिक राष्ट्रों में रहेंगे तो वहाँ हमारी लागत ज़्यादा आएगी, और लागत ज़्यादा आएगी तो मुनाफा नहीं होगा। तो बेहतर है हम ऐसे देशों में अपनी कंपनियों को शिफ्ट करें जहाँ पर उत्पादन लागत कम है। तो जैसे चाइना है, भारत है, ये कुछ ऐसे देश थे जहाँ पर लागत कम थी।
तो इस वजह से एमएनसी ने यहाँ पर निवेश करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम चाइना की बात करें तो चीन जो है 1949 की क्रांति के बाद से विश्व की अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था। ये चीन जो था ये ब्रेटन वुड व्यवस्था से उतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, इसकी एक अलग अपनी ही प्रणाली चल रही थी। चीन अपना यूएसएसआर के साथ अपना अलग व्यवस्था चला रहा था, तो इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं, इन्होंने वहां पर जाकर जमकर निवेश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल माहौल था, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आ रही थी। तो चाइना में उस समय फिर जमकर इन्वेस्टमेंट एमएनसी में किया है। अब देखिए यहाँ पर विनिमय दर के बारे में बताया गया है। विनिमय दर क्या होती है? देखिए, इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय मुद्राएं होती हैं इनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इसको विनिमय दर कहा जाता है। जैसे वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आपका जो $1 है ये लगभग 85 रुपये के बराबर है। तो ये जो है प्रेजेंट में ये विनिमय दर है। विनिमय दर जो है मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर या लचीली या प्रभावशील या परिवर्तनशील विनिमय दर। देखिए, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों का हस्तक्षेप करना पड़ता है तो उसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर जो होती है, अस्थिर विनिमय दर जो होती है, तो इस तरह की विनिमय दर जो है विदेशी मुद्रा बाजार में जो विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति है इनके आधार पर ये सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती या बढ़ती है। यानी कहने का मतलब ये है, लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर किसी भी सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।